नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन यूपीएससी में। आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, इमरजेंसी, आपातकाल के जो प्रोविज़न हैं जो हमारे संविधान में लिखे हुए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है लक्ष्मीकांत का। और ये चैप्टर इससे जो क्वेश्चन पुट अप होते हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। और जो 1975 में जो नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट के द्वारा, उस पर भी चर्चा करेंगे। और वो इमरजेंसी के बाद जो स्वरूप हुआ, जो आगे की तरफ चीज़ें चेंज हुई, अमेंडमेंट हुआ इमरजेंसीज के आर्टिकल में, उसको भी मैं बताऊंगा आपको। और दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, क्योंकि ये जो पॉलिटी है और जो मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा वो बेसिकली सबके लिए है, बैंक वालों के लिए, एसएससी वालों के लिए और यूपीएससी वालों के लिए तो है ही। तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और चैनल को शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए इमरजेंसी का टॉपिक हम शुरू करते हैं। तो जो प्रोविज़न था इमरजेंसी का दोस्तों, उसको रखा गया है पार्ट 18 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और किस आर्टिकल से किस आर्टिकल के बीच? 352 से लेकर 360 के बीच में दोस्तों पार्ट 8 में रखा गया है इस प्रोविज़न को। इसमें क्या होता है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट कोई ऐसी सिचुएशन देखती है जिससे निपटने में टाइम लगेगा और पूरे इंडिया को इफेक्ट करेगी, तो इसका प्रोविज़न इन आर्टिकल का वो यूज़ करती है। जो इसके पीछे रेशनैलिटी थी इन आर्टिकल्स को रखने के पीछे, वो ये था कि कंट्री की सॉवरेनिटी बनी रहे, यूनिटी बनी रहे, इंटीग्रिटी बनी रहे और सिक्योरिटी बनी रहे हमारी कंट्री की। और जो हमारा डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम है वो स्टेबलाइज बना रहे, वो मजबूत बना रहे दोस्तों। तो संविधान में इन आर्टिकल्स को इस वजह से रखा गया। 352 से लेकर 360 तक इमरजेंसी के प्रोविज़न हैं दोस्तों। तो जो इमरजेंसी लगती है, 1975 का दौर आपने सुना होगा कि इंदिरा गांधी ने सारी पावर अपनी मुट्ठी में कर ली थी उस टाइम पे। 1975 से 1977 के बीच में इमरजेंसी रही थी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारी पावर आ जाती है, बहुत पावरफुल हो जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट, और स्टेट टोटली पूरा कंट्रोल किया जाता है सेंटर के द्वारा, केंद्र के द्वारा। जो कन्वर्ट है, मैंने फेडरल स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से हम लोगों ने सबने कवर किया, जो वीडियोस मैंने उस पर बनाई हैं। जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो एकदम से यूनिटरी में कन्वर्ट हो जाता है और संविधान में कोई भी संशोधन, अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है। एकदम से जैसी इमरजेंसी लगेगी किसी भी स्टेट पर या नेशनल इमरजेंसी लगेगी, तो सारी पावर सेंटर के अंडर में आ जाएंगी। कहा जाता है कि ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है पॉलिटिकल सिस्टम का। फेडरल ड्यूरिंग नॉर्मल टाइम्स, जब अब नॉर्मल समय चल रहा है तो फेडरल है, राज्य सरकार अपना काम कर रही है, केंद्र सरकार अपना काम कर रही है। लेकिन जब इमरजेंसी लगेगी तो ये भारतीय संविधान का एक यूनिक करेक्टर है, एक अभूतपूर्व करेक्टर है कि ये एकदम से यूनिटरी स्ट्रक्चर में चेंज हो जाती हैं चीज़ें। ठीक है दोस्तों, बी आर अम्बेडकर जी ने इसमें एक बात कही। इन्होंने कहा कि जो भी फेडरल कंट्रीज हैं, सबसे बड़ा फेडरल सिस्टम हमें कहाँ देखने को मिलता है? अमेरिका में। वहाँ पे बहुत टाइट मोल्ड ऑफ फेडरलिज्म है। टाइट मोल्ड मतलब कि आप स्टेट से उनकी पावर नहीं छीन सकते, कुछ भी हो जाए। वहाँ पे बहुत टाइट मोल्ड ऑफ फेडरलिज्म है, कुछ भी सरकमटेंसेस बन जाए, कुछ भी हो जाए, यूएसए में सेंटर स्टेट से पावर नहीं ले सकता और यूनिटरी तरीके से बिल्कुल एकदम से चेंज नहीं हो सकता। लेकिन जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूनिटरी भी होता है और फेडरल भी होता है एक ही टाइम पर, और समय के अनुसार चीज़ों को देखा जाता है और तब उस पर इमरजेंसी लगाई जाती है। तो अंबेडकर जी ने कहा था कि एक यूनिक कैरेक्टर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कि जिस हिसाब से सरकमस्टांसेस होते हैं और टाइम होता है उस हिसाब से वो बदलता है। नॉर्मल टाइम्स में ये फेडरल रहेगा, बट इमरजेंसी के टाइम में इसको ऐसा डिजाइन करा गया है कि एकदम से यूनिटरी सिस्टम बन जाएगा और सारी पावर सेंटर के हाथ में आ जाएगी दोस्तों। तो ये बी आर अम्बेडकर जी का कंटेक्स्ट था। आर्टिकल 352 बेसिकली जो नेशनल इमरजेंसी है और जो स्टेट इमरजेंसी है उसके परिप्रेक्ष्य में। जो इमरजेंसी होती है दोस्तों वो 3 तरीके की इमरजेंसी होती है: नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो जो आर्टिकल 352 है वो डील करता है नेशनल इमरजेंसी से। ये चैप्टर दोस्तों बहुत बड़ा होगा, मैं इस पर 5-6 वीडियो बनाऊंगा, बहुत
आराम से समझेंगे इस चैप्टर को। एक एक आर्टिकल का अपना महत्व है और बहुत क्वेश्चन पुट अप होते हैं इस चैप्टर से। तो आज नेशनल इमरजेंसी का पहला पार्ट बनाऊंगा और अभी थोड़ी देर में ही नेशनल इमरजेंसी का ही दूसरा पार्ट बनाऊंगा। फिर एक आर्टिकल है इसमें 358 से 359, उसका भी एक पार्ट बनेगा, ठीक है। एंड फिर स्टेट इमरजेंसी और फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी, अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 पार्ट बनेंगे। तो हम कहाँ थे कि जो नेशनल इमरजेंसी है दोस्तों, कौन से आर्टिकल में आती है? आर्टिकल 352, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। और इसको किस किस परिप्रेक्ष्य में लगाया जा सकता है? ऐसा तो नहीं है ना कि एक्सीडेंट हो गया और कह दें कि नेशनल इमरजेंसी लग गई, मतलब 2 लोग मर गए तो ये कहते हैं नेशनल इमरजेंसी लग गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। या जंगलों में आग लग गई किसी स्टेट में या किसी बड़े रीजन में तो नेशनल इमरजेंसी लगा देंगे, तो इट इज नॉट पॉसिबल। कब कब लग सकता है? जब वार हो, जैसे इंडिया चाइना वार, इंडिया पाकिस्तान वार, कभी जब वार हो किसी और कंट्री से तब लग सकता है। एक्सटर्नल एग्रेशन मतलब कि बाहर से कोई देश या कोई कम्युनिटी या कोई ग्रुप हम पर एग्रेसिव हो रहा हो, तब नेशनल इमरजेंसी लग सकती है। और तीसरा आर्म्ड रिबेलियन। आर्म्ड रिबेलियन बेसिकली जो सेना खड़ी है हमारी बीएसएफ बॉर्डर्स पे, तो सेना विद्रोह कर दे, तब नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। इसको नेशनल इमरजेंसी के नाम से जाना जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन ने एक वर्ड एक्सप्रेशन दिया है इसका, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। इसको आगे हम चर्चा भी करेंगे कि प्रोक्लेम कैसे होती है इमरजेंसी जब लगाई जाती है। दूसरा आर्टिकल जो है आर्टिकल 356, याद रखिएगा, ये आर्टिकल जो है प्रेसिडेंट रूल, इसको प्रेसिडेंट रूल कहते हैं, राष्ट्रपति शासन। यूपी में राष्ट्रपति शासन लग गया, बिहार में, उत्तराखंड में, तो उसकी भी देखेंगे कि कहां कहां पर कितनी बार लगाए। इसको अनदर नेम से भी जाना जाता है स्टेट इमरजेंसी और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में इस आर्टिकल के लिए कोई इमरजेंसी वर्ड यूज नहीं हुआ है इस सिचुएशन के लिए, लेकिन फिर भी कह देते हैं क्योंकि जो पावर केंद्र पर आ जाती है एकदम, तो कहा जाता है कि एकदम से इमरजेंसी लग गई। और आर्टिकल 360 ये फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल की जब स्थिति होती है कंट्री के अंदर, 1991 के दशक में आई थी जब एलपीजी रिफॉर्म आए थे, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और आपका प्राइवेटाइजेशन, लेकिन वो स्थिति से हम एकदम ओवरकम कर पाए और वित्तीय आपातकाल लगने से बच गया दोस्तों। तो नेशनल इमरजेंसी की बात करते हैं। नेशनल इमरजेंसी बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन लगाता है, किस किस कौन सा वोटिंग राइट्स होते हैं और कैसे हटती है, आज इस पर चर्चा करेंगे। नेशनल इमरजेंसी मैंने अभी आपको बताया आर्टिकल 352 के तहत लगती है। और याद रखिएगा प्रेसिडेंट डिक्लेयर करते हैं कि देश में नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है। कब कब लगती है मैंने आपको बताया, या तो वार हो जाए या एक्सटर्नल एग्रेशन या आर्म्ड रिबेलियन दोस्तों। इट शुड बी नोटेड दैट प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर, राष्ट्रपति ही डिक्लेयर करेंगे, कभी प्राइम मिनिस्टर या कोई कैबिनेट डिक्लेयर नहीं करेगी। प्रेसिडेंट डिक्लेयर करेंगे कि भाई नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है, और ये भी बताएंगे कि किस बेसिस पे हमने लगाई है, वार हो गया है इस वजह से लगाई है, या आर्म्ड रिबेलियन हो गया है, या आपका एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से लगाई है। और इस बात को भी आप याद रखिएगा कि राष्ट्रपति अगर डेंजर देखते हैं, मान लीजिए चाइना से हमारा युद्ध हो रहा है, राष्ट्रपति को लगता है कि हाँ हो जाएगा, तो पहले भी लगा सकते हैं, ये नहीं कि जब हो रहा है तो ही लगाएंगे। ओके, ये पावर राष्ट्रपति पे है। जो प्रेसिडेंट होते हैं वो डिफरेंट प्रोक्लेमेशन देंगे, हर एक के बारे में बताएंगे। अगर वार से लगानी होगी तो वार से लगाएंगे, एक्सटर्नल एग्रेशन से तो एक्सटर्नल एग्रेशन से, और आर्म्ड रिबेलियन से लगानी होगी तो आर्म्ड रिबेलियन से लगाएंगे। और अगर उनको लगता है कि थ्रेट है दूसरी कंट्रीज से इन तीनों पॉइंट्स पे, तो पहले भी लगा सकते हैं। तो क्या हुआ, ये जो थ्रेट वाली बात है कि इसको पहले भी लगा सकते हैं, देयर इज ए प्रोक्लेमेशन ऑल्सो इशूड बाय हिम, सच प्रोक्लेमेशन इज इन ऑपरेशन। जब वार, मान लीजिए वार पर लगा दी, लेकिन दूसरी तरफ से किसी आर्म्ड रिबेलियन का भी थ्रेट है, तो उस पर भी नया प्रोक्लेमेशन जारी करेंगे। ये प्रोविजन 38 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1975 के टाइम पर डाला गया था कि नया नया प्रोक्लेमेशन जारी होगा। 1975 जब भी ये डेट ईयर आए तो समझ लीजिएगा इमरजेंसी का दौर था 75 से 77 दोस्तों, ठीक है, इंदिरा गांधी जी का टाइम था।
नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करी जा सकती है वार पर, एक्सटर्नल एग्रेशन पर, और इसको एक्सटर्नल इमरजेंसी कहते हैं कि जो वार पर, जब वार हो जाए हमारा किसी और कंट्री से, या एक्सटर्नल एग्रेशन, बाहर की कोई ताकतें हमको थ्रेट हो जिससे हमको, तो जब वो इमरजेंसी लगेगी इन दोनों पॉइंट्स पे लगेगी, ध्यान से समझिएगा, जब इन दोनों पॉइंट्स पे लगेगी, आर्म्ड रिबेलियन पे नहीं, इसको अभी भूल जाइए, तो हम कहेंगे कि एक्सटर्नल इमरजेंसी है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सटर्नल इमरजेंसी किन दो पॉइंट्स पे लगती है। और जब आर्म्ड रिबेलियन होगा, सेना का विद्रोह, तो उसको इंटरनल इमरजेंसी कहते हैं। दोस्तों समझ में आई बात कि नेशनल इमरजेंसी 3 पॉइंट पे लगती है, वार, एक्सटर्नल, इन दोनों पे जब लगेगी तो हम कहेंगे एक्सटर्नल इमरजेंसी। ओके, और जब आर्म्ड रिबेलियन पे लगेगी दोस्तों तो हम कहेंगे इंटरनल इमरजेंसी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। जो प्रोक्लेमेशन है नेशनल इमरजेंसी का, वो पूरी कंट्री में भी लग सकता है और किसी पार्ट में भी लग सकता है। दोस्तों ये ऐड करा गया था 1942 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत, जब प्रेसिडेंट की जो लिमिट थी कि जो मतलब पहले क्या होता था, पूरी कंट्री पे लग जाता था, लेकिन उसको लिमिट कर दिया कि आप किसी एक पार्ट में भी लगा सकते हैं। इसका मतलब क्या, मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट में इमरजेंसी लगानी है, तो पूरी इंडिया पे क्यों लगा रहे हो भाई, नॉर्थ ईस्ट के पार्ट पे ही लगाओ ना, पूरी इंडिया का क्यों ट्रेड और कॉमर्स बंद कर रहे हो। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया था 42 अमेंडमेंट 1976 के द्वारा। ओरिजिनली जो कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड था, अभी हमने आर्म्ड रिबेलियन की बात करी, जो ओरिजिनली था वो इंटरनल डिस्टरबेंस था, लेकिन इस वर्ड को 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा हटा दिया गया और उसकी जगह आर्म्ड रिबेलियन वर्ड आ गया। क्यों आया, याद रखिएगा, 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978, 8 मतलब कि इमरजेंसी अब हट चुकी है, 77 में हट गई थी और नई गवर्नमेंट आ चुकी थी। क्यों हटाया, अब इंटरनल डिस्टरबेंस, ये जो वर्ड है दोस्तों, इंटरनल डिस्टरबेंस बहुत वाइड वर्ड है और बहुत वेग है। कहीं आग लग जाएगी तो क्या इंटरनल डिस्टरबेंस कह के वहां पे इमरजेंसी लगा दोगे। यही काम करा गया इंदिरा गांधी जी के द्वारा, जो नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी वो इस वर्ड पर लगाई गई थी, इंटरनल डिस्टरबेंस, 1975 कांग्रेस गवर्नमेंट हेडेड बाय इंदिरा गांधी। तो इस वर्ड का बहुत वेग है, वाइड है भाई। इस वर्ड की व्याख्या क्या है, अब जैसे मैंने फंडामेंटल ड्यूटीज में आपको बताया था साइंटिफिक टेम्पर, अरे भाई कितना साइंटिफिक टेम्पर, अच्छे से डेफिनेशन तो दो। तो इस वर्ड को हटाया गया 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा। दोस्तों प्रेसिडेंट प्रोक्लेम करते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि नेशनल इमरजेंसी कब करेंगे, जब उनको रिसीविंग मिल जाएगी कैबिनेट के द्वारा। कैबिनेट जब उनको कह देगी, रिकमेंड कर देगी कि भाई सिचुएशन खराब है, आप नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम कर दीजिए। इसका मतलब यह है कि इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड ओनली ऑन द अकरेंस ऑफ द कैबिनेट। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे इमरजेंसी नहीं लगाई जा सकती, जैसा कि इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट में हुआ था। इंदिरा गांधी जी गई प्रेसिडेंट के पास, फारूकुद्दीन अली अहमद थे उस टाइम, फखरुद्दीन अली अहमद थे प्रेसिडेंट 1975 से 77 के बीच में, और उन्होंने उनसे जाके कहा कि इमरजेंसी लगा दीजिए, और कैबिनेट को बाद में पता लगी ये बात। तो ये जो डिसीजन थे ये ऑटोक्रेसी वाले डिसीजन थे, कि अपने हाथ में पूरी पावर लेने वाले डिसीजन थे। तो फिर बाद में 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 1978, ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, और 75 बहुत इंपॉर्टेंट है। और 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो था दोस्तों, जो इंदिरा गांधी जी के टाइम पे हुआ था, उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। 44th अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था दोस्तों, उसमें इसको चेंज करा गया और कहा कि भाई कैबिनेट कहेगी, अकेला सिर्फ प्राइम मिनिस्टर जाके नहीं कहेंगे कि वो इमरजेंसी लगा दीजिए। ओके, इसको चेंज करा गया। 38 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1975 में क्या करा गया इंदिरा गांधी जी की सरकार के द्वारा, कि हम नेशनल इमरजेंसी लगाएंगे लेकिन वो जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता उसका, मतलब न्यायालय उसे देख नहीं सकती कि ये इमरजेंसी सही लगी थी या गलत लगी थी,
या अपने फायदे के लिए लगाई थी, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। फिर इसको भी चेंज करा गया 44th अमेंडमेंट 1978 के द्वारा, बिकॉज जुडिशरी और पार्लियामेंट के बीच में एक खिंचातान रहती है कि जुडिशरी किसी चीज को मना करेगी और उसको बाइफरकेट करते हुए पार्लियामेंट उस पर कानून बना देगा। तो फिर इसको चेंज करा गया 44th अमेंडमेंट 1978 के द्वारा। और मिनर्वा विल्स केस बहुत इंपॉर्टेंट केस है 1980, इसमें कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, ध्यान रखिएगा, प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी उसको चैलेंज करा जा सकता है कोर्ट में, ये देखने के लिए कि इमरजेंसी जिस सरकार ने लगाई है और जो कैबिनेट ने प्रेसिडेंट को डिसीजन दिया इमरजेंसी लगाने का, वो कहीं अपने फायदे के लिए तो नहीं दिया है, अपनी सत्ता बचाने के लिए तो नहीं दिया है। तो ये आप जुडिशियल रिव्यू हम इसका कर सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कही थी दोस्तों। अब बात करते हैं, ये हो गई इमरजेंसी की थोड़ा सा प्रिंसिपल्स बेसिक। अब बात करते हैं पार्लियामेंट्री अप्रूवल की। भाई इमरजेंसी कैबिनेट ने तो मान लो दे दिया डिसीजन कि भाई इमरजेंसी लगवा दीजिए, प्रेसिडेंट से साइन करवा दीजिए, और प्रेसिडेंट कैबिनेट की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर काम करते हैं, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। अब पार्लियामेंट्री अप्रूवल होना है। अब पार्लियामेंट में तभी अप्रूवल होगा जब सत्ता होगी, और ड्यूरेशन क्या होगा कि कैसे अप्रूव होगी ये सब चीजें, तो आइए बताते हैं। जो प्रोक्लेमेशन होगा इमरजेंसी का, वो अप्रूव्ड होगा दोनों हाउसेस से 1 महीने के अंदर। 1 महीने के अंदर मान लीजिए दोस्तों, मान लीजिए कि आज इमरजेंसी के लिए कैबिनेट अपना डिसीजन देती है। आज क्या तारीख है? 17 तारीख, 17 मई। तो इनको 17 जून तक इसको वेरीफाई कराना पड़ेगा पार्लियामेंट से। पार्लियामेंट की बात हो रही है यहाँ पे, लोकसभा और राज्यसभा की बात नहीं हो रही है, दोनों की बात हो रही है। पहले ये, अब ये 1 महीने का टाइम है, पहले ये 2 महीने का टाइम होता था। इसको भी चेंज करा गया 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा। जो भी गलतियां करी गई पहले, उसको 44वें संशोधन में सबको ठीक कर दिया गया कि इमरजेंसी इतना आसान खेल नहीं है कि आप हर टाइम लगा दें। अब क्या हुआ इसमें कि जो प्रोक्लेमेशन है इमरजेंसी का, जब प्रोक्लेम होगी इमरजेंसी, वो इश्यूड होगी लोकसभा से, और अगर उस टाइम जो लोकसभा है वो डिसॉल्व है या डिसोल्यूशन है लोकसभा का, तो जिस दिन लोकसभा बैठेगी, मान लीजिए लोकसभा बैठी 1 जून को, तो 1 जुलाई तक इसको पास कराना पड़ेगा लोकसभा से, ठीक है। और राज्यसभा तो डिसॉल्व होती नहीं है, आपको पता है। राज्यसभा से ये पहले ही पास हो जाएगी इतने बीच में दोस्तों, ठीक है। समझ में आया आपको कि अगर लोकसभा उस टाइम बैठी होगी तो पास करा लिया जाएगा, और अगर डिसॉल्व होगी तो जिस दिन लोकसभा बैठेगी उससे 1 महीने के अंदर उसको पास कराना होगा दोस्तों। और जब ये अप्रूव्ड हो जाएगा दोनों हाउसेस से, मान लीजिए अप्रूव्ड हो गया दोनों हाउसेस से, तो इमरजेंसी 6 महीने के लिए रह सकती है, और इसको एक्सटेंड करा जा सकता है इनडेफिनाइट पीरियड। कितने साल के लिए भी इसको एक्सटेंड करा जा सकता है दोस्तों। 6 महीने तो रहेगी, लेकिन इसको एक्सटेंड भी करा जा सकता है। लेकिन एक्सटेंड कराने के लिए आपको हर 6 महीने में अप्रूव कराना पड़ेगा पार्लियामेंट से दोस्तों। कहां से अप्रूव कराना पड़ेगा? पार्लियामेंट से। ऐसा नहीं है कि आप एक बार अप्रूवल ले लिया आपने किसी का दबाव बना के, और फिर इमरजेंसी जब तक आप चाहोगे तब तक रहेगी, ऐसा नहीं होगा। ये होता था 1978 से पहले, 1978 से पहले जब इमरजेंसी लगी थी, उसमें सिर्फ एक बार अप्रूवल ले लिया पार्लियामेंट का, फिर कैबिनेट जब तक चाहेगी, जब तक सत्ता है, सरकार चाहेगी तब तक लगेगी। तो इसको भी चेंज करा गया 1978 44th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, 44वें संशोधन के द्वारा। और अगर इस पीरियड में, मतलब जब आपको अप्रूव करानी है, इस पीरियड में अगर मान लीजिए फिर से लोकसभा डिसॉल्व हो गई, तो 1 महीने का टाइम फिर मिलेगा जब लोकसभा पहली बार बैठेगी, लेकिन वही कंडीशन है कि राज्यसभा से बीच में पास होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। जो रिजोल्यूशन होगा अप्रूविंग का, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी का, वो जो पास होगा वो स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा। स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा मतलब टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, मेजोरिटी टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, ठीक है। 552 टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, और इस टाइम 545 है, इसकी टोटल मेंबरशिप होगी। और
उनमें भी 2/3। मान लीजिए इसमें से आपके 500% है, ठीक है, तो मेंबरशिप तो मेजोरिटी में है और इसका भी 2/3 होगा, तब जाके ये इमरजेंसी जो है आपकी अप्रूव होगी। पहले क्या होता था दोस्तों, इसको भी चेंज करा गया स्पेशल मेजोरिटी को। आप देखिए खामियां कितनी थी। पहले सिंपल मेजोरिटी, मतलब 500 लोग हैं मेजोरिटी, तो आप 251 से पास करा लो, आपका काम हो जाएगा, और स्पेशल मेजोरिटी का कोई क्राइटेरिया नहीं था। फिर इसको चेंज करा गया 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा। सारी चीजें उसके बाद चेंज हुई, ठीक है दोस्तों, ठीक है। हाँ, एक चीज और कि इस टाइम किसकी गवर्नमेंट थी, मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट थी इस टाइम, तो उन्होंने बहुत सारी चीजों, उनकी सरकार ने बहुत सारी चीजों पर चेंज करे। जो इमरजेंसी के दौरान जो लोगों को दिक्कत हुई, जो सरकारों को दिक्कत हुई और फेडरल स्ट्रक्चर को दिक्कत जो हुई कॉन्स्टिट्यूशन के, सबसे बड़ी बात है, उसको खामियों को दूर करें और आगे बढ़े, ठीक है दोस्तों। अब रिवोकेशन ऑफ प्रोक्लेमेशन की, भाई इमरजेंसी आपने लगा तो दी, स्पेशल मेजोरिटी से भी पास करा ली, लोकसभा जब बैठी तो 30 दिन के अंदर भी पास करा ली। अब हटाना है इमरजेंसी को, तो कौन हटाएंगे? प्रेसिडेंट पे डिस्क्रिशनरी पावर होती है इस चीज की। प्रेसिडेंट जिस दिन चाहेंगे, प्रेसिडेंट को लगा कि अब सामान्य स्थिति हो चुकी है, हटा देंगे। जो ये प्रोक्लेमेशन है हटाने की, इसमें पार्लियामेंट्री अप्रूवल नहीं चाहिए। अगर प्रेसिडेंट को लगा कि अब सामान्य स्थिति हो चुकी है तो वो उसको हटा देंगे। और जो द प्रेसिडेंट मस्ट रिवोक ए प्रोक्लेमेशन इफ द लोकसभा पासेस ए रेजोल्यूशन डिसअप्रूविंग इन इट्स कंटिन्यूएशन। मतलब इमरजेंसी लगी थी, बहुत बढ़िया, अगर लोकसभा, ध्यान वर्ड दीजिएगा, अब पार्लियामेंट हट चुका है वर्ड, लोकसभा अगर डिसअप्रूविंग का रेजोल्यूशन है या बिल नहीं है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, रेजोल्यूशन पास करेगी तब भी प्रेसिडेंट इसको रिवोक कर देंगे दोस्तों, ठीक है। और ये जो लोकसभा का क्राइटेरिया है रेजोल्यूशन का, ये भी 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में डाला गया। इससे पहले क्या होता था कि रिवोक करी जाएगी प्रेसिडेंट के द्वारा और लोकसभा का कोई कंट्रोल नहीं है। मतलब आप देखिए, लोकसभा जो जनता के द्वारा चुनी गई है सरकार, जनता के द्वारा जो लोग चुने गए हैं पूरे इंडिया से, उनको पावर ही नहीं दिया आपने, सिर्फ अपनी कैबिनेट के पास पावर रख ली। और कैबिनेट के पास भी नहीं, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के पास ही पावर रहेगी, और वो प्रेसिडेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट कर लेंगे कि हाँ अब हटानी है, अब नहीं हटानी। तो ऐसा तो फेडरल स्ट्रक्चर हमारा जीवित नहीं रह पाएगा। तो इंदिरा गांधी जी के टाइम पे जो चीजें हुई उसको 1978 में ठीक करा गया दोस्तों। जो 44th अमेंडमेंट एक्ट था 1978 का, उसने एक बात और कही कि अगर 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द लोकसभा, ध्यान दीजिएगा वर्ड्स पे, लोकसभा 1/10 मेंबर, 1/10 बेसिकली क्योरम होता है। मैं जब पार्लियामेंट वाला चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा, संसद वाला, तो उसमें बताऊंगा कि क्योरम की क्या प्रावधान है। अगर 1/10 मेंबर लोकसभा में नोटिस देते हैं स्पीकर को, और अगर लोकसभा उस टाइम डिसॉल्व है, तो वो किसको नोटिस देंगे? प्रेसिडेंट को। तो उसके 14 दिन के अंतराल में ही एक स्पेशल सिटिंग बैठेगी विद इन 14 डेज कि अब जो प्रोक्लेमेशन है, जो कंटिन्यूएशन है इस इमरजेंसी का, नेशनल इमरजेंसी का, इसको डिसअप्रूव करा जाए दोस्तों। और ये जो डिसअप्रूव का जो रेजोल्यूशन है, जो लोकसभा में 1/10 मेंबर देंगे, ये डिफरेंट है अप्रूवेशन से। ध्यान से सुनिएगा इस वर्ड को दोस्तों, कि डिसअप्रूव में और अप्रूविंग में नेशनल इमरजेंसी के क्या क्या फर्क है। दो डिफरेंस है कि जो डिसअप्रूव होगी उसमें सिर्फ पावर है लोकसभा को ओनली, कि लोकसभा 1/10 लोगों से लिखवा ले और डिसअप्रूविंग की कंटिन्यूएशन, डिसअप्रूव को कंटिन्यूएशन जो है नेशनल इमरजेंसी का, उसको खत्म कर दे। लेकिन जो अप्रूविंग है, जब अप्रूव हुई थी, ध्यान करिए, मैंने आपको बताया अभी कि दोनों हाउस पार्लियामेंट के उसको पास करेंगे जब अप्रूव होगी नेशनल इमरजेंसी। जब भी आपातकाल की स्थिति बनेगी भारत के अंदर, दोनों हाउस करेंगे। लेकिन जब हटाने की बात आएगी तो सिर्फ पावर किसको है? लोकसभा को। दूसरा पॉइंट क्या है कि जब हटाने की बात आएगी तो सिंपल मेजोरिटी से हट जाएगी, कोई 2/3 मेजोरिटी नहीं चाहिए। अगर 500 मेंबर हैं तो 251 के साइन करा लो, मतलब 100 मेंबर हैं तो 51 के साइन करा लो, सिंपल मेजोरिटी है, ये हट जाएगी। और जब लगाने की बात होगी, क्योंकि लगाने का मतलब है
दोस्तों कठिनाइयों में डालना, फेडरल स्ट्रक्चर को नष्ट करना और ऑटोक्रेसी लाना और डेस्पोटिज्म रूल लाना कि अपने हाथ में पावर होगी। जब लगेगी तो स्पेशल मेजॉरिटी रहेगी, जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया दोस्तों। अब नेक्स्ट लेक्चर में 25 मिनट के आसपास का ये लेक्चर हो चुका है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके इफेक्ट बताऊंगा नेशनल इमरजेंसी के, कि क्या फाइनेंशियली इफेक्ट पड़ते हैं, लेजिस्लेटिव पे क्या इफेक्ट पड़ते हैं, एग्जीक्यूटिव पे क्या इफेक्ट पड़ते हैं, इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं इस लेक्चर को यहीं पे कंक्लूड करता हूं। थैंक यू एवरीवन।